हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि भूषण अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वेश्चन सीरीज़ था, जो क्वेश्चन पैटर्न थी, उसको देख चुके थे और हम लोग इम्पोर्टेंट जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चंस देख रहे थे जो अलग अलग एग्ज़ाम 2016 में CBT 1 में हुए थे, उसको देख रहे थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो 30 मार्च 2016 को जो पेपर हुआ था, जिसमें जीएस के लगभग 30-35 क्वेश्चन थे और कुछ करंट के क्वेश्चन थे, तो आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे। जीएस के जितने सारे क्वेश्चंस थे उसी पर वन बाय वन चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे उसके ऑप्शंस जो थे और उससे जो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस क्लास का मेन मकसद है कि हम क्वेश्चन के पैटर्न को समझें, ताकि अगली बार जब रेलवे एग्ज़ाम लेगा तो किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ क्वेश्चंस जो 30 मार्च 2016 को एग्ज़ाम लिया गया था आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या अर्थ है। पीएम का अर्थ क्या है? वायु जब एयर पोल्यूशन होता है तो उसको पीएम में मापा जाता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो पीएम का अर्थ होता है पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे? इसके अलावा इसमें ऑप्शंस थे पॉल्यूटेंट मैटर, पंजेंट मैटर और प्रोलिफेरेशन मैटर। तो द करेक्ट आंसर इज द पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर होता क्या है? पार्टिकुलेट मैटर होता है जब लकड़ी जलाई जाती है, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों को जब जलाया जाता है और उसके दहन से जब कण के रूप में पदार्थ हवा में घुलती है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये वाला, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है और इसमें ऑप्शंस आपके थे कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस में था उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है और ये किस लिए फेमस है? तो याद रखिए, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है और यहीं पर जो मौर्य वंशीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन धर्म की एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति, उसी के थ्रू वो यहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे। किसने? मौर्य वंशीय शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंशीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे कर्नाटक में ही। ये संलेखना पद्धति क्या है? जैन धर्म में एक पद्धति है संलेखना पद्धति, जिसमें शरीर को कष्ट देकर, भूखे रहकर अपने प्राण को त्यागा जाता है, उसी को कहा जाता है संलेखना पद्धति। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंशीय शासक थे, वो श्रवणबेलगोला में ही अपने प्राण त्याग दिए थे ये संलेखना पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी क्या है ये याद रखिए। इसमें ऑप्शंस आपके थे हृदय रोग, मतलब क्वेश्चन था आपका कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। जो कीमोथेरेपी है वो किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो कीमोथेरेपी याद रखिए, इसमें ऑप्शन है आपके हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की विफलता या हेपेटाइटिस सी। तो इसका सही आंसर है कैंसर से। कीमोथेरेपी दो शब्दों से मिलकर बना है, केमिकल प्लस थेरेपी। इसमें होता क्या है, जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो कीमोथेरेपी के थ्रू कैंसर का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर है गोदावरी रिवर को। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जिस प्रकार उत्तर भाग में गंगा एक महत्वपूर्ण नदी है, उसी प्रकार दक्षिणी भारत में गोदावरी भी एक महत्वपूर्ण नदी है। जो दक्षिण की गंगा हो गई, ये दक्षिण में जो भारतीय प्रायद्वीप जो हो गया, दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी बहती है ये काफ़ी बड़ी है और इसका जो उद्गम स्थल है ये महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक गांव है त्र्यंबकम गांव। नासिक शहर में एक गांव है जिसका नाम है त्र्यंबकम। यहीं पर से गोदावरी की उद्गम होता है और जो इसकी मुहावना है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो टोटल लेंथ हो गया गोदावरी का वो 1465 किलोमीटर हो गया। तो एक लार्ज एरिया में ये दक्षिण में बहती है। उसी प्रकार अगर टोटल लेंथ ऑफ गंगा पूछा जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ गंगा तो ये है
2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूनर किससे संबंधित है? जिस प्रकार सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण से संबंधित है, उसी प्रकार ल्यूनर किससे संबंधित है? तो ल्यूनर, याद रखिए, ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है, ये इसको कहा जाता है हिंदी में ल्यूनर इक्लिप्स, ये चंद्र ग्रहण से संबंधित है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती के बीच में, अर्थ बीच में आ जाता है और सन और मून अगल बगल रहते हैं। जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तब उस टाइम ल्यूनर इक्लिप्स होता है। और ल्यूनर इक्लिप्स जब भी होगा चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? हमेशा पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स जिसे छोटी माता या चेचक कहा जाता है, ये किस वायरस के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला नामक वायरस के कारण होता है। इसमें आपका ऑप्शन था चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन में है आपका वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिप्लेक्स और राइनो वायरस। तो याद रखिए चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला नामक वायरस से होता है। ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वेरिसेला नामक वायरस है। वेरिसेला नामक एक वायरस के कारण चिकन पॉक्स या छोटी माता या चेचक होता है। और जो वेरिसेला वायरस है, इस चिकन पॉक्स के जो टीके का अगर निर्माण किया, किसने इसका टीके का आविष्कार किया, अगर ये पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे। एडवर्ड जेनर, उन्होंने ही एडवर्ड जेनर ने ही चिकन पॉक्स के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय करेंसी नोटों में कितने भाषाओं में वहाँ पर उसमें लिखा हुआ रहता है? तो भारतीय करेंसी नोटों में टोटल 15 भाषा में उद्गीत होता है। और ये भारतीय करेंसी नोट के बारे में याद रखिएगा, 1 रुपये का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं ये भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होते हैं, जबकि बाकी सारे नोट आरबीआई के द्वारा संचालित होते हैं, उद्गीत होते हैं। तो जो भारतीय जो नोट होता है जो 1 रुपये का, तो अगर पूछा जाएगा 1 रुपये नोट जो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, इस नोट के पीछे किसका सिग्नेचर होता है? तो 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये जो नोट हो गया, इसमें वित्त सचिव का सिग्नेचर होगा। किसका सिग्नेचर होगा? वित्त सचिव का सिग्नेचर होगा। और बाकी नोटों में किसका सिग्नेचर होता है? तो बाकी नोटों में, रेस्ट ऑफ द नोट्स में किसका सिग्नेचर होगा? तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उनका सिग्नेचर बाकी नोटों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भूकंप आने के क्या क्या कारण है? भूकंप आने के कारण क्या हैं? और इसमें आपका ऑप्शंस दिया गया था। भूकंप आने के कारण में ऑप्शंस दिया हुआ गया था, पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि के कारण, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण के कारण, या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण। तो याद रखिए जो टेक्टोनिक प्लेट्स का विसरण होता है, मूवमेंट होता है, तो उसी के कारण भूकंप आता है। जब ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स वे आपस में टकरा जाते हैं और कंपन होता है, जिसके कारण सतह पर भूकंप आती है। इसके कारण इसके अलावा अन्य कारण भी हैं, जब परमाणु विस्फोट होगा या फिर ह्यूमन मेड इस तरह का कुछ जो लार्ज स्केल पर कुछ ऐसा डैम का निर्माण करे, जब डैम टूट जाए तो उसके कारण भी भूकंप आने की संभावना है। लेकिन जो प्रबल संभावना है, जो मुख्यतः होता है भूकंप आती है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के अभिसरण प्रक्रिया के कारण ही भूकंप आती है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स द भूकंप अराइजेज। भारतीय नोटों की छपाई में किस सामग्री का यूज होता है? तो भारतीय नोटों की छपाई में उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? ऑप्शन में था पौधों की लुगदी, दूसरा ऑप्शन था कपास एवं कपास के लत्ते, पूर्ण चक्रित कागज एवं सूत का मिश्रण। तो इसका सही आंसर है भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई है, उसके लिए जो सामग्री का यूज होता है वो है कपास एवं कपास के लत्ते। कॉटन और कॉटन रेक्स के कारण ही कॉटन रेक्स जो होते हैं उन्हीं को उपयोग करके भारतीय नोटों की छपाई की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाएगा तो अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्षता थी, प्रथम महिला अध्यक्षता थी, वो थी मिसेज इंदिरा गांधी। मिसेज इंदिरा गांधी जो थी वो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। अगर कहीं पूछा जाएगा, केवल पूछा जाएगा भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, इसमें स्वतंत्र भारत के बारे में चर्चा नहीं करेगा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है, पादप विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जो पादप विज्ञान है इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइटोलॉजी। तो फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिए जो फाइटोलॉजी है, फाइटोलॉजी जिसे हिंदी में पादप विज्ञान कहा गया है, इसमें पूछा गया क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है। और इसमें आपका ऑप्शंस था, एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है, पादप विज्ञान में हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और लेकिन पौधों के बारे में पढ़ते, इसमें था मानव शरीर की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है फाइटोलॉजी में। दूसरा ऑप्शन था पौधों के बारे में। तीसरा ऑप्शन था शुद्ध मात्रिकी के बारे में या मानव मनोविज्ञान के बारे में। तो पौधों के बारे में हम लोग पादप विज्ञान में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। जल्लीकट्टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है। तो जल्लीकट्टू है तमिलनाडु राज्य का एक खेल है। और जल्लीकट्टू किस त्यौहार में अगर पूछा जाएगा, किस त्यौहार के समय में खेला जाता है, तो जो पोंगल फेस्टिवल आती है उस टाइम जल्लीकट्टू का खेल का आयोजन तमिलनाडु में होता है। जल्लीकट्टू कौन सा खेल है, इसमें सांडों को वश में करने का एक रोमांचक खेल तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल के दौरान होता है। किस फेस्टिवल के दौरान होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में खेला जाता है। सांडों को वश में करने का एक खेल है, सांडों को वश में करने का एक खेल है। और किस त्यौहार के दौरान ये खेला जाता है, तो पोंगल त्यौहार, पोंगल फेस्टिवल के दौरान जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, किस वर्ष फांसी दी गई थी। और इसमें आपका ऑप्शंस में है, आपका देखता हूँ 1930, 1932, 1931, 1933। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1931 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। लेकिन इसके बारे में जान लीजिए, भगत सिंह को इसके साथ और किनको किनको फांसी की सज़ा दी गई। तो भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सज़ा दी गई, ऑप्शंस में है आपका इसके लिए 1930, 1931, 32 और 33। तो इसका सही आंसर है 1931 में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इसके लिए क्या है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के कारण मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने कब फेंका था बम, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के कारण उन पे मुकदमा चलाया गया था। कौन दो शख्स थे जिन्होंने बम फेंका था, एक बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह थे। वो वहाँ से भागे नहीं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। ये कौन कौन थे, पहला नाम था भगत सिंह, दूसरा नाम था आपका राजगुरु और तीसरा नाम था सुखदेव। इन तीनों को ही फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नि की उड़ान जो बुक्स है वो किसने लिखी है। तो अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है, तो अग्नि की उड़ान जो बुक है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर।
विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। इन्होंने लिखा था ये किताब विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा भी इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इंडिया 2020 भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इंडिया 2020 माई जर्नी भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा भी लिखा गया, एक पुस्तक और लिखा गया है, ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज। ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज। ये सारे पुस्तकें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के सुचालक कौन है? इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और उसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत आवेश के सुचालक हैं? ऑप्शंस में दिया हुआ है कांच, कागज, तांबा, पानी। तो विद्युत जो आवेश है उसके सुचालक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, जिसमें विद्युत धारा सरलता से बहती है उसे विद्युत आवेश का सुचालक कहा जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली, दैट इज नोन एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पूछा जाएगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो उसमें आंसर हो जाएगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा जो हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, जिंक हो गया और कॉपर हो गया, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने किया था? जो वर्तमान में हम लोग राष्ट्रीय ध्वज यूज़ करते हैं, जो राष्ट्रीय तिरंगा हम लोग यूज़ करते हैं, इसको डिजाइन किनके द्वारा किया गया था? इसमें ऑप्शन है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैडम कामा, पिंगली वेंकैया या सुचेता कृपलानी। निम्न से किसके द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था? तो इसका सही आंसर है पिंगले वेंकैया। पिंगले वेंकैया के द्वारा ही हमारा जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिज़ाइन किया गया था। इसमें एक बात और याद रखने की चीज़ है कि भारतीय संविधान में 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ये पहली बार प्रदर्शित किया गया था। लेकिन राष्ट्र ध्वज के रूप में जो तिरंगा को अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, डिजाइन किया था, उसको अपना लिया गया था। लेकिन इसका पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में किया गया था। अब आगे बढ़ते हुए बाकी कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस को 2016 का विश्व शांति नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। तो ये किस लिए दिया गया था? तो याद रखिए, 2000 जो मोहम्मद यूनुस हैं ये बांग्लादेश के निवासी हैं। इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी जिसके कारण बांग्लादेश में आर्थिक सामाजिक विकास की दिशा में उन्होंने अधिक प्रयास किया, जिसके कारण बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ गई। ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के करने कारण, उसी के कारण उन्हीं के योगदान के कारण मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी किससे नापा जाता है? खगोलीय दूरी किससे नापा जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपका, इसमें खगोलीय दूरी किससे नापा जाता है? ऑप्शन है लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, मेगा किलोमीटर या नॉटिकल माइल। तो इसका करेक्ट आंसर है खगोलीय जो दूरी है, खगोलीय दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, इसको किससे नापा जाता है? तो इसको लाइट ईयर से नापा जाता है।
क्वेश्चन में ये भी अक्सर में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना डिस्टेंस होता है। तो याद रखिए 1 लाइट ईयर, हिंदी में इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर पूछा जाएगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दिस इज द क्या है, ये डिस्टेंस मेजर करने की सबसे बड़ी इकाई है। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर से अक्सर हमारे आरआरबी एनटीपीसी में कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे पूछा गया एमएस ऑफिस एक डैश है, तो याद रखिए एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमें याद है एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसमें पूछा था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो उसका सही आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इट इज़ ए सर्विस। ये क्या है, एक सर्विस है। इसके अलावा पूछा गया था कि जो फंक्शन की में है हेल्प पेज लाने के लिए कौन सा फंक्शंस की यूज़ करते हैं, तो हेल्प पेज लाने के लिए F1 फंक्शंस के द्वारा हम लोग हेल्प पेज लाते हैं। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है। और इसमें आपका ऑप्शंस था क्वेश्चन नंबर 20 के लिए USA, UK, कनाडा और फ्रांस। देन द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। फ्रांस में ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय स्थित है, फ्रांस में। और इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज करना, अनुसंधान करना और विकास करना और उसके थ्रू शांति स्थापित करना ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है, जो फ्रांस में अवस्थित है। इसके अलावा हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं रेगुलरली, वो क्लासेस चलती रहेगी और पर डे कोई ना कोई पेपर हम लोग जो 2016 में एनटीपीसी में CBT 1 में हुए थे, वो क्वेश्चंस का हम लोग जनरल स्टडीज़ के सारे क्वेश्चंस का हम लोग विश्लेषण करते जाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।